नमस्कार, विपुल सिंह के साथ आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ 20। अभी हम सबसे प्रतिष्ठित लाइब्रेरी खुदाबख्श लाइब्रेरी में हैं, जहां पर दुनिया भर की अनेक पांडुलिपियां रखी हुई हैं। और अभी हम खुदाबख्श लाइब्रेरी के डायरेक्टर डॉक्टर शाइस्ता बेदार के साथ हैं और उनसे जानेंगे कि खुदाबख्श लाइब्रेरी की खासियत क्या है, इसकी स्थापना क्या है। इनसे संबंधित और भी कई सवाल हम डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि खुदाबख्श लाइब्रेरी की शुरुआत जो है कैसे हुई थी? जी, शुरुआत के बारे में आपको बताऊं मैं, ये इसके फाउंडर का नाम हुआ खुदा बख्श खां, जिसका मतलब हुआ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। खुदा बख्श, ब्लेसिंग ऑफ गॉड। इन्होंने अपने फादर मोहम्मद बख्श से कुछ 1400 के लगभग किताबें और पांडुलिपियाँ इनहेरिट करी, विरासत में पाई थी। उनको शौक़ था कि ये एक लाइब्रेरी की शक्ल में डेवलप किया जाए। 1871 में ये पब्लिक के लिए ओपन कर दी गई लाइब्रेरी। और जब इनकी डेथ हुई खुदाबख्श खां की, जो फाउंडर जो थे, तो उस वक्त लाइब्रेरी में लगभग 4000 के करीब पांडुलिपियाँ और किताबें मौजूद थीं। उनको बहुत शौक़ था किताबों को, पांडुलिपियों को जमा करने का। और ऑन पेमेंट उन्होंने बंदे रखे हुए थे जो दूर दूर तक दुनिया भर में फैले हुए थे। जा जा के वो उनके लिए किताबें और पांडुलिपियाँ ख़रीदा करते थे। मुँह मांगी कीमत देते थे वो उसकी। और ख़ुद उनका अपना जितना भी एसेट्स था, जो भी प्रॉपर्टी थी, वो सब इस लाइब्रेरी को बनाने में, डेवलप करने में उन्होंने लगाया हुआ था खुदाबख्श खां ने। वो ख़ुद एक एडवोकेट थे और अच्छे खाते पीते घर से थे। बड़े लैंडलॉर्ड थे, एसेट्स थे उनके पास, जो अपना ये शौक़ वो पूरा कर सकते थे। और उन्होंने ये आखिर तक अपना शौक़ पूरा किया। 1871 में ये लाइब्रेरी पब्लिक के लिए ओपन कर दी गई थी। पब्लिक के लिए ओपन करने का मतलब है एक बहुत बड़ा दिल होना चाहिए कि अपने सारे एसेट्स, अपनी सारी जायदाद, जो उनकी किताबें और पांडुलिपियाँ थीं, उन्होंने पब्लिक के लिए ओपन कर दिए लाइब्रेरी के। इससे पब्लिक फ़ायदा उठाए और जितना इसको पढ़ा जाएगा उतना ही डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज होगा, नॉलेज का फैलाव होगा। और एक बार और बताऊँ आपको, 1969 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसको एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया, एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में है। एक बोर्ड होता है जिसके चेयरमैन गवर्नर होते हैं, गवर्नर ऑफ बिहार, और बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। उस बोर्ड के ज़रिए ये चलाया जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग बोर्ड होता है। ये तो इसकी फाउंडर के बारे में बातचीत हुई और कब इसकी स्थापना हुई। एक चीज़ ये जानेंगे कि यहाँ पर जो फाउंडर रहे हैं तो वो कौन कौन हैं? 4-5 नाम बता सकें, डायरेक्टर कौन कौन हैं? जी, मैं आपको मेन डायरेक्टर्स के नाम बताती हूँ, जो काफ़ी अरसे तक यहाँ जिन्होंने सेवा करी लाइब्रेरी की। 1969 में तो पार्लियामेंट का एक्ट बना, जिससे ये एक ऑटोनोमस इदारा करार दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके बाद सबसे पहले डायरेक्टर जो आए, उन्होंने 1972 में ज्वाइन किया और 1996 तक उन्होंने लाइब्रेरी को सर्व किया। उनका नाम था, जी, बहुत बड़ा लंबा कार्यकाल रहा उनका, लगभग 25 साल। और ये इनका नाम था डॉक्टर आबिद रज़ा बेदार। उनके ज़माने में लाइब्रेरी पूरी क्लाइमेक्स को पहुंच गई। और एक इसका काम एक यूनिवर्सिटी की तरह भी हुआ करता था उस ज़माने में, कि यहाँ पीएचडीज़ कराई जाती थी। 5-6 यूनिवर्सिटीज़ ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया हुआ था, जो यहाँ से काम करते थे फेलोज़, और उनको पीएचडी की डिग्रीज़ दी जाती थी। को सुपरविज़न हुआ करता था। यहाँ जो डायरेक्टर थे वो सुपरवाइज़ करते थे, और जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते थे वो साथ में सुपरवाइज़ किया करते थे। यहाँ पर एक किताबों का बहुत बड़ा संख्या जो है यहाँ पर, तो लगभग खुदाबख्श लाइब्रेरी में कितनी किताबें होंगी?
हमारे यहाँ आज के तारीख में लगभग 3 लाख तो प्रिंटेड बुक्स और पीरियोडिकल्स हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और जापानीज़, रशियन, फ्रेंच में भी हैं कुछ। बेसिकली हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ़ारसी में किताबें हैं, अरबिक में किताबें हैं और लगभग 20,000 के करीब पांडुलिपियाँ हैं, जिनकी लैंग्वेज पर्शियन, बेसिकली पर्शियन, अरबिक, उर्दू है, कुछ टर्किश भी हैं, कुछ हिंदवी लैंग्वेज में भी हैं और 14,000 के करीब मिनी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। ये लेटर्स हैं, एमिनेंट्स ऑफ इंडिया, इंटेलेक्चुअल पीपल ऑफ इंडिया के लेटर्स हैं, पर्सनल लेटर्स उनकी अपनी हैंड राइटिंग्स में, जो यहाँ पर हमारे यहाँ प्रिजर्व किए गए हैं। जी। अच्छा, यहाँ पर जैसे पांडुलिपि हो गई, किताबें हो गई, तो उनको सुरक्षित रखने का, प्रिजर्व करने का कोई नया तरीका है क्या? और फिर जो किताबें यहाँ पर हैं उसको इंटरनेट पर या फिर हम लोग कह सकते हैं कि उसका डिजिटलाइजेशन हो रहा है क्या? जी, हमारे यहाँ एक अपना पर्सनल लैब है, कंज़र्वेशन लैब है, जहाँ पर किताबों की पूरी देखरेख की जाती है। दूसरा सेक्शन डिजिटाइजेशन का है। डिजिटाइजेशन का काम हमारे यहाँ लगातार चल रहा है। ये आज की तारीख में लगभग 10,000 के करीब तो बुक्स का डिजिटाइजेशन हो चुका है और करीब 5-6 हज़ार पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन हो चुका है। सिर्फ पिछले 3 वर्षों, क्या कहना चाहिए, 33 महीनों में मैंने ज्वाइन किया 2019 अप्रैल में और आज की तारीख तक ये 10,000 किताबें डिजिटाइज हुई हैं, जिनके लगभग 10 लाख फोलियोज़ होते हैं और 4-5 हज़ार पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन हुआ है, जिनके लगभग 7-8 लाख फोलियोज़ गिनती में आते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो इन 33 महीनों में हुआ डिजिटाइजेशन का काम। आपका जो कार्यकाल 2019 से के बाद जी से जो है अभी तक, जी तो कुछ रेयर पांडुलिपियाँ यहाँ पर भी पाई जाती हैं। जी हाँ, यहाँ की चंद एक पांडुलिपियाँ तो ऐसी हैं जो दुनिया भर में जिनकी कोई कॉपी नहीं मिलती। इसमें पहला नाम तो आपको बताऊँ, एक है तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया, जो तैमूर के ज़माने से अकबर के 22वें साल तक की हिस्ट्री है। अकबर के कोर्ट आर्टिस्ट थे, उन लोगों ने उसमें अपने पेंटिंग्स बनाए हैं और ये पूरी हिस्ट्री है। पेंटिंग्स जो हैं उसमें कल्चरल हिस्ट्री, सोशियो कल्चरल हिस्ट्री मिलती है आपको और मिलिट्री हिस्ट्री बहुत अच्छी मिलती है। इस पे रिसर्च करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है, जो दुनिया भर में इसकी कॉपी कहीं नहीं मिलती। और अगली मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसका नाम है दीवान हाफिज़। दीवान हाफिज़ की स्पेशलिटी ये है कि उसके अंदर हुमायूं और जहांगीर की राइटिंग्स पाई जाती हैं। उसको वो कंसल्ट करते थे शुभ घड़ी निकालने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं फाल निकाला करते थे। इस काम को हम करें ना करें, आगे बढ़ें, वॉर पे जाएं या ना जाएं, कुछ चीज़ अगर उनको राय लेना है तो उसको वो कंसल्ट करते थे और उससे उनको गाइडेंस मिलती थी कि तुम आगे बढ़ो, जाओ, करो। तो ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स हुआ करता था। वैसे भी ये जहांगीर और बाबर का आपने नाम सुना होगा, ये लोग ख़ुद बहुत बड़े राइटर्स भी थे। तुज़ुक जहांगीरी, तुज़ुक बाबरी, इनके अपने काम हैं और इसकी मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हमारे यहाँ लाइब्रेरी में मौजूद है। 2 किताब ये हुई और दो मैन्युस्क्रिप्ट ये हुआ और 2 मैन्युस्क्रिप्ट अरबिक का है। उसका नाम है किताबुत तसरीफ़ और किताबुल हशाइश। एक किताब जो है वो तो मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में है और एक है किताबुत तसरीफ़, वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है। ये अरबिक में मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और इनकी भी कॉपी कहीं नहीं पाई जाती। ये भी खुदा बख्श में पाए जाते हैं और ये भी कोई 11वीं सदी के काम है, 11वीं सदी हिजरी। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे पाठक आते हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ का जो लाइब्रेरी का जो एक्टिविटीज़ है वो क्या क्या है?
बेसिकली हमारे यहाँ दो रीडिंग हॉल्स हैं बड़े। एक तो रिसर्च रीडिंग हॉल है जिसमें जो लोग रिसर्च करने आते हैं, लोकल भी होते हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी, हिंदुस्तान में भी दूसरे शहरों से आते हैं, और दुनिया भर से रिसर्च करने के लिए आते हैं पांडुलिपियों पे और हमारे यहाँ के रेयर बुक्स पर रिसर्च करते हैं ये लोग। वो तो रिसर्च रूम में काम करते हैं और उनकी एवरेज समझिए महीना भर में 4-8 महीना भर में बाहर से आने वालों की 10-15 गिनती होती है। मतलब बाहर से जो आने वाले स्कॉलर्स होते हैं जी, दुनिया भर से आने वाले। लोकल तो लगभग डेली मेरे ख्याल से 10-15-15-20 आते ही हैं, डेली लोकल तो आ ही जाते हैं। दूसरा सेक्शन जो है वो कर्जन रीडिंग रूम के नाम से है, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी है, मेडिकल की तैयारी, इंजीनियरिंग की तैयारी और दूसरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कॉम्पिटिशन्स हैं, उसको हम लोग यहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड करते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। सारी सहूलतें दी जाती हैं और ये फ्री होता है, इससे का कोई चार्जेस नहीं होता है। ये सुबह जब नॉर्मल कंडीशंस हुआ करती थी, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक ही बच्चों को प्रोवाइड की जाती थी जगह बैठ के पढ़ने के लिए। और यहाँ करीबन 80-90 लोग आ जाते हैं। 80-90 लोग के बैठने की कैपेसिटी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने हर महीने कितनी तादाद हो जाती होगी पढ़ने वालों की। पूरे इस रोड पे ऐसा कोई फ्री रीडिंग हॉल नहीं है। इसका नाम कर्जन रीडिंग हॉल है। ये लॉर्ड कर्जन की याद में बनाया गया था। वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने यहाँ विज़िट किया था और ये 1904 में ये बना। 1904 है या 5 आई डोंट रिमेंबर। उन्होंने 1903 में यहाँ विज़िट किया था। लाइब्रेरी में जो विज़िट करने वाले लोग थे, गांधी जी आए, पंडित नेहरू आए, सीवी रमन यहाँ आए, और उस वक्त का हिंदुस्तान का, दुनिया भर का जो भी कोई बड़ा आदमी था उसने इस लाइब्रेरी को विज़िट किया है और उन लोगों के नोटिंग्स, उनके सिग्नेचर्स, उनके ऑटोग्राफ हमारी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। ये एक बहुत बहुमूल्य डॉक्यूमेंट है लोगों ने जो यहाँ अपने स्टेटमेंट्स छोड़े हैं। लाइब्रेरी का कोई ऑब्जेक्टिव है क्या? खुदाबख्श लाइब्रेरी में पांडुलिपियाँ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। खुदाबख्श साहब की भी बहुत सारे वस्तु यहाँ पर रखे हुए हैं। इन सब चीज़ों को मिला करके अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा संस्था ये बनता है शिक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? जी, आप सही पूछ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव तो हमारे सबसे पहले ही आपको पता हो जाना चाहिए थे, मुझे बताना चाहिए था। हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि पहले तो हम एक्वायर करते हैं, हासिल करना, किताबों का, पांडुलिपियों का हासिल करना, उसे कहेंगे एक्वायरिंग द मटेरियल एंड बुक्स एंड मैनस्क्रिप्ट्स। उसके बाद प्रिजर्वेशन, उसको प्रिजर्व किया जाता है। उसके बाद डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, उसके अंदर जो नॉलेज है, ज्ञान का जो भंडार है, उसको कैसे हम लोग फैलाएं, डिसेमिनेट कैसे करें। हासिल करना, प्रिजर्व करना और डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और हम इनकी पूर्ति कैसे करते हैं? इनको हम लोग इस तरह पूरा करते हैं कि पहले तो आपके पास गिफ्ट में कुछ कलेक्शंस आते हैं, किताबें आती हैं। हम लोग सोसाइटी के लोग हैं वो भी गिफ्ट में देते हैं। यहाँ पर पिछले 33 महीनों में लगभग 50 लाख की लागत की किताबों को गिफ्ट में हासिल किया गया, जिनकी कीमत आज लगाई जाए तो 50 लाख बैठेगी। इतनी किताबें गिफ्ट में हासिल की अपने कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए कि कैसे हमारी लाइब्रेरी को हम कैसे और एनरिच करें, कैसे इसको हम और इसके कलेक्शन को और बढ़ाएं, और ताकि लोग इससे किताबों से और फ़ायदा उठा सकें। किताबें ख़रीदारी तो होती हैं, लेकिन गिफ्ट के ज़रिए जो किताबें हमारी आईं उससे हमारी लाइब्रेरी और ज़्यादा एनरिच हो गई। ये तो हमारा एक्वायरिंग करने का ज़रिया हुआ। और प्रिजर्वेशन के, आपको मैंने बताया हमारा एक ये चल रहा है सिलसिला डिजिटाइजेशन का और प्रिजर्वेशन लैब का। डिजिटाइजेशन का सिलसिला जो आपको बताया मैंने, बुक्स का भी चल रहा है और पांडुलिपियों का चल रहा है। हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक स्कैनर भी ख़रीद लिया है
और उससे हमारा काम और स्पीड अप हो जा रहा है, जिससे काम समझिए जो भी किताबें कल अगर हमारे यहाँ 600 पन्ना होता था तो आज उससे हमारे यहाँ 800-900 पन्ना हो जाता है, डिजिटाइज हो जाता है, काम ज़रा स्पीड अप हो गया है जी। कुछ एक बात और, हाँ, डिसेमिनेशन के सिलसिले में हम लोग एक ज़रिया रखते हैं किताबों को पब्लिश करने के ज़रिए, और दूसरा होता है बाय ऑर्गेनाइजिंग लेक्चर्स एंड डिस्कशंस और पैनल डिस्कशंस और सेमिनार्स के ज़रिए ये हम लोग ज्ञान को डिसेमिनेट करते हैं। यहाँ से कुछ किताबें भी प्रकाशित होती हैं। बिल्कुल, हमारी लाइब्रेरी का एक बहुत बड़ा डिवीज़न है जो पब्लिकेशन डिवीज़न जिसको कहते हैं। इसकी हम लोगों ने एक अभी साल भर पहले एक वेबसाइट भी क्रिएट कर दी है। वो पब्लिकेशन की वेबसाइट है, लाइब्रेरी पब्लिकेशंस की। उसके ऊपर जो रीसेंट पब्लिकेशंस हैं वो हम लोगों ने अपलोड कर दी हैं ताकि उसको फ्री पढ़ा जा सके। लाइब्रेरी ने कोई अब तक समझिए 700 के करीब स्पेशल बुक्स टाइटल्स को पब्लिश किया है। 700 के करीब यहाँ की किताबें पब्लिश हुई खुदाबख्श लाइब्रेरी से, जो सिग्निफिकेंट लिटरेचर है, हिस्ट्री है, सूफिज़म है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, और आयोनियन मेडिसिन जैसे आयुर्वेदा होता है उसी तरह से तिब होता है। तो इस पे बहुत अच्छा लिटरेचर है हमारे यहाँ, उसको छापा गया। जो सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस होते रहे उनकी प्रोसीडिंग्स छापी गई। ये रेफरेंस सोर्सेज हमारे यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट छापे गए। जो पीरियोडिकल्स होते हैं, रिसाले होते हैं, उनकी इंडेक्स तैयार की जाती हैं, उनकी इंडेक्स छापी गई, कैटलॉग्स छापे गए पांडुलिपियों के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस वर्क्स हैं जो दुनिया भर में पांडुलिपियों पे ख़ास तौर पे लोग काम करने वाले हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंस रखती हैं। खुदाबख्श लाइब्रेरी एक महत्वपूर्ण स्थान है इसके लिए। खुदाबख्श लाइब्रेरी ख़ुद एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। अभी एक इसका ख़ास ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया जाए। जो दूर होती हुई कम्युनिटीज़ हैं उनको कैसे हम लोग करीब लाएं। नफ़रत के साथ साथ अगर हम मोहब्बत की लकीर को साथ साथ बड़ा करते चले जाएंगे तो हमारी कम्युनिटीज़ करीब आती जाएंगी। इससे हमारे देश की उन्नति होना लाजमी है। झगड़े नहीं होंगे, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ेगी, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के कल्चर को, धर्म को समझेंगे तो नेचुरली हमारे देश की उन्नति होगी, सोसाइटी में पीसफुल माहौल होगा, तो उन्नति ही उन्नति होना है। अभी हमारी लाइब्रेरी ने कुछ ताज़ा तरीन किताबें छापी हैं। एक किताब तो वो है जिसका नाम है सबसे पहली डिक्शनरी, जो 1674 में हिंदी की डिक्शनरी छापी खुदाबख्श लाइब्रेरी ने, और इसका पांडुलिपि हमारे यहाँ मौजूद है। इस किताब को हम लोगों ने छाप दिया है। ये हिंदी की सबसे पहली डिक्शनरी है जो देखिए आप, 1674 में इसको छापा गया। मिर्ज़ा ख़ां बिन फ़खरुद्दीन इसके कंपाइलर हैं। अच्छा, ये भी कुछ किताबें हैं। ये मैं आपको दूसरी किताब बताऊं, हिंदू धर्म बिहार में, ये शाद अज़ीम आबादी की किताब है। हिंदू धर्म बिहार में 1846 से 1927 जब उनकी डेथ हुई, हिंदू धर्म बिहार में ये उनकी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, जो कि उनकी एक किताब है नक्शे पायदार, उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लाइब्रेरी ने इस किताब को उर्दू में तो छापा ही छापा, इसका हिंदी में भी वर्जन आ गया है, इसको हम लोग हिंदी में भी ले आए हैं। आज का ज़माना ये है कि हम हिंदी में भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लाएं। और एक किताब ये है, इसका नाम है सीरत फ़िरोज़ शाही। ये इसका पांडुलिपि छाप दी गई थी 25 साल पहले, और आज हम लोगों ने इस का इंग्लिश ट्रांसलेशन छापा है। उस पांडुलिपि का ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, सीरत फ़िरोज़ शाही, और इसके ट्रांसलेटर हैं प्रोफेसर अस्करी, जो एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे। और ये चीज़ें आपको मैं दिखाऊं, ये यहाँ पर लाइब्रेरी में जो प्रिजर्व्ड पांडुलिपियाँ हैं, लगभग 20,000 पांडुलिपियाँ पर्शियन की, अरबिक की और उर्दू की, इसके 7 वॉल्यूम्स में ये कैटलॉग तैयार किए गए हैं। ये इंग्लिश में कैटलॉग तैयार करके वेबसाइट पे डाल दिया गया है। वेबसाइट पे डाल देने से ये है कि दूर दूर से स्कॉलर्स इसको कंसल्ट कर सकते हैं जब चाहें। आज ये एक इम्पॉर्टेंट काम हो गया कि लाइब्रेरी में मौजूद जितनी पांडुलिपियाँ हैं उसके बारे में दुनिया में रहने वाले हर स्कॉलर को ये पता चल गया कौन सा टाइटल है, आपके यहाँ कौन से ऑथर का पांडुलिपि है। और इससे ये हुआ कि बहुत हमारी रेफरेंस सर्विस बहुत बढ़ गई, लोगों की बहुत सारे चिट्ठियाँ आ रही हैं, रेफरेंसेस के बारे में मालूम कर रहे हैं। और यहाँ की कुछ किताबें हैं
जी, ये 7 वॉल्यूम्स में तैयार हुआ। ये आपको मैंने जो दिखाया, ये तो पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स का था। हाँ। ये देखिए पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट कैटलॉग है, ये उर्दू मैन्युस्क्रिप्ट्स का कैटलॉग है, और एक ये है, ये आप देखिए, ये अरबिक मैन्युस्क्रिप्ट्स का कैटलॉग है, जो हमारी लाइब्रेरी ने इंग्लिश में तैयार करके पब्लिकेशन की वेबसाइट पे डाल दिया है। और इसकी 7 वॉल्यूम्स हैं, हम लोगों ने इसको तैयार कर लिया है, 7 जिल्दों में ये तैयार भी हो गया है। ये एक छोटी सी थोड़ी सी झलकियाँ थी जो आपको किताबों की पब्लिकेशन में दिखाई गई, लेकिन असल बात यह है कि लाइब्रेरी ने पिछले 33 महीनों में लगभग 60 के करीब तो किताबें छापी हैं, और 50 से कुछ ज़्यादा एकेडमिक और कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं, ताकि ये डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज हो सके, ज्ञान का फैलाव हो सके, हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं इनके बारे में लोग जान सकें और अपनी जगह बैठे वहाँ से फ़ायदा उठा सकें लाइब्रेरी के बारे में, लाइब्रेरी की मैन्युस्क्रिप्ट्स और बुक्स के बारे में। एक आखिरी सवाल है शाइस्ता जी, कि आपका जो खुदाबख्श लाइब्रेरी है उसका कुछ फ्यूचर्स प्लान्स भी हैं क्या, आने वाले जो यहाँ स्टूडेंट आते हैं या फिर आने वाले जो स्टूडेंट हैं उसके लिए? बिल्कुल, हमारे ख़ास फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि जो हमारी ये कलेक्शन है, रेयर कलेक्शंस हैं, इनको हम मुकम्मल तौर पे प्रिज़र्व कर लें। पहले तो पांडुलिपियाँ जो लगभग हमारे यहाँ 20,000 के करीब हैं, उसको हम लोग डिजिटाइज़ कर लें। ये हमारा डिजिटाइजेशन का सिलसिला चल ही रहा है, इसको हम लोग और स्पीड अप कर लेंगे। स्कैनर्स हमारे यहाँ अभी एक आ गए हैं और 2 स्कैनर्स हम लोग और ले आएंगे, ताकि ये काम जल्दी से जल्दी पूरा हो सके डिजिटाइजेशन का। दूसरा काम डिजिटाइजेशन ऑफ ऑडियो कैसेट्स है, डिजिटाइजेशन ऑफ वीडियो कैसेट्स है। ये ऑडियो वीडियो कैसेट्स जो हैं ये भी अपना एक पांडुलिपि की इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आवाज़ें हैं, जिन्हों के लेक्चर्स हैं, जिनकी पोएम्स हैं और जिनकी अपनी कहानियाँ हैं, उनकी ख़ुद की अपनी आवाज़ में, ये आज दुनिया में नहीं है। ये लोग जिनको गुज़रे हुए 15 से 20, 10, 15, 20, 25, 30, 40 साल हो चुके हैं, और उनकी आज ये इम्पोर्टेंस है जैसे ये कोई पांडुलिपि कोई रेयर चीज़ हो। जिन लोग दुनिया में नहीं, जिनकी आवाज़ें हैं, तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। और ये वो लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल्स कहलाते हैं, जो हिंदुस्तान को जिन्होंने बनाया, जिन्होंने लिटरेचर और लैंग्वेज में, पोइट्री में, जर्नलिज्म में और हिस्टोरियोग्राफी में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। इनकी आवाज़ें हैं यहाँ पर, तो इसको भी हम लोग डिजिटाइज़ कर रहे हैं। इसी तरह ऑडियो कैसेट्स भी हैं हमारे पास, ऑडियो कैसेट्स को भी हम लोग डिजिटाइज़ करना शुरू करने वाले हैं। ये हमारे एक इम्पॉर्टेंट वर्क्स में है। फ्यूचर प्लान्स में इसको हम लोगों ने शुरू करा दिया है, और जिसको उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कुछ महीनों में हम लोग इसको पूरा भी कर लेंगे। हमारा ये टारगेट है कि हम इनकी डिजिटाइजेशन को करके फिर वेबसाइट पे डालें, ताकि दुनिया भर में रहने वाले जो एकेडमिशियंस हैं उनको लाइब्रेरी में मौजूद इस तरह के जो ट्रेजर्स हैं उससे वो अवगत हो सकें, उससे वो फ़ायदा उठा सकें, ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों की आवाज़ें भी सुन सकें, उनके लेक्चर्स भी सुन सकें। ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट टारगेट है जिसको हम लोग अचीव करना चाहते हैं। डॉक्टर शाइस्ता बेदार जी, आप डिजिटल न्यूज़ 20 से बातचीत किए, इसके लिए धन्यवाद। आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। इस तरह से हमारी लाइब्रेरी में जो रेयरिटीज़ हैं उनके बारे में लोग जान सकेंगे, हमारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, लोग इसके बारे में लोग जान सकेंगे। और ये लाइब्रेरी सिर्फ पटना ही का प्राइड नहीं है, इट इज़ प्राइड ऑफ द नेशन। कल्चरल हेरिटेज का जब बात की जाती है तो हिंदुस्तान भर में चंद ही ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे ये खुदाबख्श लाइब्रेरी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने कल्चरल हेरिटेज के लिए मशहूर है, पांडुलिपियों के लिए मशहूर है, और हम इस काम में लगे हुए हैं कि यहाँ पर मौजूद जितनी पांडुलिपियाँ हैं उनके बारे में लोगों को अवगत करा सकें। नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी पे भी हम लोग अपनी पांडुलिपियों के डिजिटल कॉपीज़ भेज रहे हैं, जो ये वहाँ पर डाले जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आप हमारी डिजिटल न्यूज़ 20 ऐप को डाउनलोड नहीं किया है गूगल प्ले स्टोर से, तो वहाँ जा कर के डाउनलोड कर लें। इंटरव्यू कैसा लगा, आप इसकी प्रतिक्रिया हमें वहाँ पर दें। धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।